नमस्कार। आज हम लोग आइडिया ऑफ भारत जो बुक है, जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का बुक है, ये इसको हम लोग एक एक करके जो टॉपिक है उसके अनुसार जो है इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक दिन हम लोग इस बुक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये जो बुक है आइडिया ऑफ भारत, ये जो मेजर जो हिस्ट्री का जो मेजर और माइनर दोनों पेपर के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी बुक है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो बुक है, इसको हम जो है आपको कवर कराएंगे प्रत्येक दिन वीडियो के माध्यम से। और ये जो बुक है ये ठाकुर पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, और इसके राइटर हैं डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी। इस बुक को हम प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जो हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको एक मद्देनजर देखते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो इकाई है यानी कि यूनिट 1 जो हमारा है वो है भारतवर्ष की अवधारणा। ठीक है, तो यूनिट 1 में जो इतिहास, ये जो एक टॉपिक दिया हुआ है इतिहास। ठीक है, तो यूनिट 1 में भारतवर्ष की अवधारणा में हम लोग इतिहास में आज हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इतिहास की प्रकृति क्या है, इतिहास का क्षेत्र। ठीक है, तो इन इन सबको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो इकाई 1 है यानी यूनिट 1 है, नाम है भारतवर्ष की अवधारणा। और जो हमारा जो यहाँ पे 1.1 में इतिहास के बारे में दिया गया है उसको हम लोग देखें। तो इतिहास है क्या? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इतिहास क्या है। इससे पहले 11-12 में भी आप लोग पढ़े हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास वह होता है जो हम लोग प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का इतिहास पढ़ते हैं, जो वर्तमान में आज भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास देखिए, देखा जाए तो इतिहास एक कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, ठीक है, दोनों के द्वारा जो है इतिहास एक दूसरे के समतुल्य चलता रहता है और ये गतिमान है, हमेशा ही चलता रहेगा। आज जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर यही वीडियो कल आप देखिएगा तो ये इतिहास हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, और इतिहास पुनरावृत्ति करता है, इतिहास खुद को दोहराता है। ठीक है, तो देखिए इतिहास में हम लोग क्या पढ़ना है उसको जानना है। तो देखिए मानव, देखिए ऐसा नहीं है कि इतिहास जो है प्राचीन काल में लोग नहीं जानते थे इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास का ज्ञान आदिम काल से यानी प्राचीन काल से इतिहास का, यूं कहें कि मनुष्य का जब उदय होता है, मनुष्य जब धरती पे आते हैं या मनुष्य का जब जन्म होता है तब से इतिहास का जो है प्रचलन स्टार्ट होता है। लेकिन क्या है कि जो इतिहास के जो कार्य होते हैं और उनके विचारों को क्रमबद्ध रूप में वो लोग प्रस्तुत नहीं कर सके थे। ठीक है, तो जब वो लोग कार्य एवं विचार, जो इतिहास के जो भी कार्य हैं उनके विचार हैं, ठीक है, तो इतिहास बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए कि किसी इलाके का कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ, ठीक है, वो सद प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है, तो वो इतिहास के रूप में हम लोग उसको कला संस्कृति के रूप में हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर उसके बारे में न लिखे तो क्या वो प्रकाश में आ पाएगा? नहीं ना आ पाएगा। अगर कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति, कोई इतिहास वेता या किसी भी संपादक के माध्यम से अगर उसको छाप दिया जाए तो वो भी एक इतिहास के रूप में आ जाएगा और कला संस्कृति के रूप में उसको लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यही है इतिहास का फैक्ट। ठीक है, अब हम लोग इतिहास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा कि इतिहास का जो समझ है वो आदिकाल से विकसित होना शुरू हो चुका था, लेकिन जो जो उसके मनुष्य के जो कार्य और विचार थे वो क्रमबद्ध रूप से प्रदान
नहीं कर पाए या प्रस्तुत नहीं कर पाए। फिर हेरोडोटस जी आते हैं, जो मनुष्य के जो भी कार्य और विचार है वो क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य मनुष्य के जो कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किसने किया? तो हेरोडोटस ने किया। और वो समय है 500 ईस्वी पूर्व। 500 ईस्वी पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक समझा कि इतिहास का जो समझ है वो आदि काल से ही विकसित होना प्रारंभ हो चुका था, परंतु मनुष्यों के जो सर्वप्रथम जो इनके कार्य और विचार है, कार्य और विचार को वो लोग स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सर्वप्रथम 500 ईस्वी पूर्व में मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस जी करते हैं। इस कारण से हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखिए हेरोडोटस जी ने जो है वो भारत के इतिहास को भी खूब लिखा है। लेकिन एक बात ये भी है कि हेरोडोटस जी कभी भारत आए नहीं थे, तो वो भारत के इतिहास के बारे में कैसे लिखते हैं? तो देखिए, जो भी व्यापारी, मान लीजिए अभी तो हम लोग इतिहास की समझ को विकसित कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि हेरोडोटस जी को कैसे पता चला कि यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में, यहाँ के सांस्कृतिक जीवन के बारे में, यहाँ के लोग क्या कार्य करते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के राजा या यहाँ के जो शासक है वो इतने प्रांतों को कैसे जीता, इन सब का वर्णन करते। तो व्यापारियों के माध्यम से जो भी व्यापार करने, जो भी विदेशी व्यापारी भारत में आते थे, उनकी जानकारी को वो लोग लेके जाते थे और जाकर के हेरोडोटस जी को, या हेरोडोटस जी उनके माध्यम से जो है, उनके विचारों के माध्यम से जो है भारत के इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक क्लियर है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है। ठीक है, तो देखिए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस जी को। ठीक है, और जो भी सबसे पहले जो है 500 ईस्वी पूर्व में मनुष्य के कार्यों एवं विचार का क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत किया, यानी कि सबसे पहले इतिहास को लिखा, वो थे हेरोडोटस जी। उसके बाद देखिए इन्हीं कारण से इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। उसके बाद देखिए समय बीतता जाता है, इन्होंने विश्व में होने वाली सभी घटनाओं का जो है वर्णनात्मक रूप प्रस्तुत किया। विश्व में जो भी घटनाएं घटे उसको इतिहास का रूप देने का कार्य, यानी कि इतिहास जो भी सामान्य घटना उसको वर्णनात्मक रूप, यानी कि वर्णनात्मक रूप प्रस्तुत किया, यानी कि उसको लिखा। और आगे चल के किसी भी, देखिए मान लीजिए कोई भी घटना को हम किसी पेज में लिख रहे, वो एक किताब का मैंने रूप धारण कर लेगा, और कहने का मतलब वही चीज हो जाएगा इतिहास की पुस्तक। तो कहने का मतलब है कि विश्व में होने वाली सभी घटनाओं को जो है हेरोडोटस जी लिखते हैं, उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, इसी आधार पे कुछ विद्वान हैं जो उन्हें कथात्मक इतिहास के जन्मदाता भी कहते हैं। उसके बाद 411 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, थ्यूसिडाइस जो उनने भी ऐतिहासिक तत्वों की उपयोगिता एवं मार्गदर्शन का रूप प्रस्तुत किया। इसके पश्चात नीबूर नामक एक जर्मन जो है विद्वान है, ठीक है, उन्होंने भी ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय रैंक महोदय को दिया। ठीक है, ये सब इतिहासकार है, रैंक हो गया, नीबूर हो गया। तो यूं कहें कि हेरोडोटस जी ने सबसे पहले इतिहास को लिखना चालू करते हैं, उसके बाद वो विश्व स्तर पर है जो इतिहास को लिखना चालू करते हैं। उसके बाद आगे चल करके और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, जैसे थ्यूसिडाइस हो गया, नीबूर हो गया, रैंक हो गया, ये सब जो आते हैं और इतिहास को लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भी प्राचीन विद्वानों ने, यानी प्राचीन इतिहासकारों ने जो भी उपलब्धियों को हासिल किया, उसका लाभ कौन उठा रहे हैं? तो उसका लाभ जो है वर्तमान के विद्वान उठा रहे हैं, यानी कि वर्तमान के जो इतिहासकार है वो उठा रहे हैं। ठीक है, इन उपलब्धियों के कारण इतिहास का शिक्षण सुलभ हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि जो प्राचीन काल में जो भी इतिहासकार जो इतिहास को लिखे हैं, उसी के कारण से आप देखिए जो भी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, तो इसको भी सबसे पहले प्राचीन काल के ही किसी इतिहासकार ने लिखा है, तब जाकर के आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो वर्तमान के इतिहासकार हैं
या यूं कहें कि जो वर्तमान में जो भी इतिहास लेखन को लिख रहे हैं उनको लाभ पहुंच रहा है, ठीक है। वो तो डायरेक्ट उत्खनन नहीं कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट इतिहास को नहीं लिख रहे हैं, वो प्राचीन काल में जो भी इतिहासकार हैं उनके माध्यम से उनके संग्रह किए गए पुस्तकों को जो है उनको देख करके जो अपने पुस्तक का एक रूप दे रहे हैं आज के जो इतिहासकार है। तो प्राचीन काल में जो भी इतिहासकार ने इतिहास को लिखा उसका लाभ किसको मिल रहा है? आज के जो वर्तमान में जो विद्वान है, जो इतिहासकार, उनको लाभ मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो जो है सुलभ हो चुका है, यहां तक समझ में आया। तो आज देखिए हम कह सकते हैं कि यह सत्य है कि इतिहास के अंतर्गत अतीत की घटनाओं का वर्णन होता है। ये तो सत्य बात है कि अतीत की घटनाओं का ही वर्णन इतिहास कहलाता है। और यूं कहें कि हम आसान भाषा में अतीत के क्रमबद्ध अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो है अंतर्गत अतीत की घटनाओं का वर्णन, लेकिन इन बातों के आधार पर इतिहास की महानता को नकारा नहीं जा सकता कि इतिहास हमें अतीत से वर्तमान तक की शिक्षा प्रदान करता है। ये बात सच है। तो अतीत में जो भी घटनाएं घटी है, ठीक, आज भी इतिहास को हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। आज जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कल यह बात इतिहास हो जाएगी। ठीक है। तो इतिहास से हमें अतीत से लेकर के वर्तमान तक की शिक्षा प्रदान होती है। वर्तमान समय में इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जा सकता है। बात सही है। और इतिहास को जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। इतिहास क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। क्यों कला है? क्योंकि इसमें जो भी चीज को हम लोग पढ़ते हैं वो रुचि के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है। पढ़ने में हमें आनंद आता है, इसीलिए कला के रूप में हो जाएगा। विज्ञान क्यों है? क्योंकि जो भी तथ्य है उस तत्वों को सत्य रूप में प्रस्तुत करना, पुरातात्विक विभाग से मिलने वाले सभी चीजों को जो है सत्यता की जांच करना कि ये कब ये घटना घटी थी, उसका एक रूप वर्णन करना ही विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहां तक हो गया इतिहास का। ठीक है। अब देखिए इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा। इतिहास का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है? देखिए इतिहास शिक्षण प्रारंभ करने का पूर्व स्पष्ट हमें जान लेना आवश्यक है कि सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। जो अभी हमारा सामाजिक जीवन है या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी जो है हम इतिहास को रखते हैं। ठीक है। तो सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग कौन है? इतिहास है। क्यों? क्योंकि हमें अतीत से लेकर के आधुनिक जो भी वर्तमान तक की घटनाओं का अध्ययन हमें इतिहास के माध्यम से ही प्रारंभ होता है। ठीक है। तो देखिए इतिहास शब्द का जो है उत्पत्ति हुआ कहाँ है? तो ग्रीक शब्द है हिस्टोरिका, जिसका अर्थ होता ही है सत्यान्वेषण अर्थात वास्तविक अर्थ। ठीक है। ठीक है। तो इतिहास शब्द का उत्पत्ति कहां से है? ग्रीक शब्द है हिस्टोरिका, वहीं से इतिहास का शब्द का प्रयोग लिया गया है। और इसका अर्थ होता है वास्तविक अर्थ, जो होता है इसका अर्थ होता है वास्तविक अर्थ या सत्यान्वेषण। ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, क्या घटित हुआ, उन घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखन। ठीक है। अब इतिहास में क्या घटना घटा उसका एक क्रमबद्ध लेखन। ठीक है। लेखन जिसमें 3 विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ठीक है। अब देखिए अब इतिहास क्या है? ठीक है। अब इतिहास का अर्थ क्या? देखिए इतिहास क्या एक सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। अब जो इतिहास शब्द कहां से लिया गया है? तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द कौन सा है? तो हिस्टोरिका। ठीक है। अब इसका अर्थ ही होता है सत्यान्वेषण, वास्तविक अर्थ। ठीक है। अर्थात वास्तविक अर्थ होता है इसमें क्या घटित हुआ है उन सभी घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन इतिहास कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इतिहास में जो है सार्वजनिक घटनाओं, सार्वजनिक जो संपूर्ण जो सबके लिए घटित होता है। ठीक है। सार्वजनिक जिसके बारे में सब कोई को जानकारी होता है उसे हम लोग सार्वजनिक कहते हैं। सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखन। ठीक है। क्रमबद्ध लेखा है या लेख है। ठीक है। अब इसको 3 विशेषताएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अभी कौन 3 रूप है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है देखिए इनमें सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा होता है। ठीक है। ये घटनाएं निरंतर होती रहती है। इन घटनाओं का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि संपूर्ण घटनाक्रम का चित्र स्पष्ट हो सके। देखिए घटना का चित्र स्पष्ट हो सके इसका मतलब ऐसे है कि इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे ये घटना एकदम एकदम जैसे लगता है कि सत्य घटना है।
जैसे होता है ना किसी भी कहानी को जो है चित्र रूप से प्रस्तुत करना, वही हो गया चित्र स्पष्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर यही कहा गया है। चित्र स्पष्ट का मतलब होता है किसी भी कहानी को है जो चित्रांकन के माध्यम से, जैसे लगता है कि घटना अभी हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है, इसीलिए हम लोग जो है इस घटना को हम लोग चित्र स्पष्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें सार्वजनिक घटना का लेखा जोखा होता है, ये घटना निरंतर होती रहती है, इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया जाए चित्र स्पष्ट हो सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, ये 3 विशेषताएं यही है, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए कुछ विद्वान हैं जो परिभाषा प्रस्तुत करते हैं इतिहास के बारे में, उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन इतिहास क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो हेनरी जॉनसन के अनुसार है जो भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख इतिहास है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद रेसन के अनुसार है इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है। ठीक है, उसके बाद है मैटलैंड के अनुसार मानव ने ही जो कुछ किया और कहा है, यहाँ तक कि जो उसने सोचा है वह इतिहास है। ठीक है, प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब फैक्ट है, आपको जानना जरूरी है, ये समझने वाली बात नहीं है उतनी, इसको केवल जानना है कि कौन से इतिहासकार ने इतिहास की क्या क्या परिभाषा दी है, उनको आपको जानना है। उसके बाद टाइनवी के अनुसार इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है। ठीक है, उसके बाद देखिए इतिहास की प्रकृति क्या है। तो देखिए इतिहास की प्रकृति हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे। एक तो देखिए इतिहास की प्रकृति में है कि प्रारंभिक काल यानी प्राचीन काल में इतिहास को किस तरह से दर्शाया गया है, और वैज्ञानिक युग में इतिहास को किस तरह से दर्शाया गया है, उसको हम लोग इतिहास की प्रकृति के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए प्राचीन काल में जो क्या हुआ करता था, जो इतिहास है मिथकों के रूप में मिलता है। मिथकों के रूप में मिलता है मैंने देखिए कि जो है इतिहास को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता था। देखिए उस समय में जो राजा महाराजा रहते थे, उसके दरबार में कई सारे कवि रहते थे। ठीक है, कई सारे कवि रहते थे, या यूं कहें कि कई सारे कलाकार रहते थे। ठीक है, कई सारे चित्रकार रहते थे। वो क्या करते थे, वो तो जनता का तो जो है मनोरंजन करते ही थे। ठीक है, जनता का क्या करते थे, मनोरंजन करते थे, गाना प्रस्तुत करते थे, यानी कि गायक भी रहते थे, गायक रहते थे, कवि रहते थे, कलाकार रहते थे, कलाकार में ही सब आ जाएगा। ठीक है, चित्रकार रहते थे, कवि रहते थे, गायक रहते थे, संगीतकार रहते थे, चित्रकार रहते थे, सब कोई है जो रहा करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, उन लोगों का काम ही था जनता का मनोरंजन करना, सभा का मनोरंजन करना। राज्य के अंदर सभा है, जैसे राजा बैठा हुआ है, उसमें कई सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, तो उनमें जो है राजा की प्रशंसा करना, राजा को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। जो भी कोई चीज अगर मान लीजिए किसी भी चीज में अगर वो लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है, राजा को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना। राजा ने मान लीजिए एक राज्य जीता है, तो वो लोग बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि राजा 10 राज्य को जीता है। राजा जो है अपने 5 शत्रुओं को मारा है, तो वो दिखाएगा कि 500 शत्रुओं को मारा है। तो प्राचीन काल में क्या है, बढ़ा चढ़ा करके जो है इतिहास को प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि मिथ्या रूप से प्रस्तुत की जाती थी, मतलब झूठी प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, तो उसी को हम लोग जानेंगे। तो देखिए प्राचीन अवस्था में मिथकों के रूप में जो है वो मिलता है, इतिहास जो है मिथके के रूप में। उस समय लेखन कला आज के समान विकसित रूप से नहीं थी। उस समय जो है लेखन कला का उतना विकास नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था, क्योंकि लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इस काल में जो है ज्ञान जो है गद पद के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग बोलेंगे, हम लोग मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो है ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने प्राचीन काल में क्या होता था, लेखन कला उतना विकसित नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे कि मौखिक रूप से
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है इस सूचनाओं को जो पहुंचाने का काम करते थे। तो ठीक है, मौखिक रूप से जो है प्राप्त होता था। तो उस समय जो है महाकाव्य में अभी भी हम लोग सुनते हैं, देखिएगा कि अभी भी क्या है कि हम लोग कहीं कोई घटना घटता तो मौखिक रूप से कोई बोलता है अरे इस जगह में तो ये हो गया, उस जगह में वो हो गया, होता है ना इस तरह से। तो मौखिक रूप से ही तो हम लोग सुन रहे हैं ना, अरे क्या हुआ भैया क्या हुआ। तो कहीं मान लीजिए कहीं पे कुछ घटना घटा तो क्या हुआ भैया यहाँ क्या हुआ, तो वो बताएगा ये हो गया वो हो गया। अगर मान लीजिए वो उस टाइम पे जो घटना घटा उस टाइम पे वो व्यक्ति मौजूद भी नहीं है, लेकिन क्या है कि हम लोग उससे पूछेंगे भैया क्या हुआ, तो वो जो है बढ़ा चढ़ा के बात को प्रस्तुत करता है। तो यही है मौखिक रूप से हमें उन बातों को बात के कैसे हमको मिल रहा था, मौखिक रूप से प्राप्त हो रहा था। तो उसी टाइम में प्राचीन काल में क्या होता था, मौखिक रूप से सारे चीजों को प्राप्त किया जाता था। तो ठीक है, और गद पद के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से प्राप्त होता था। और उस समय महाकाव्य की रचना का उद्देश्य वीर पुरुषों की गाथाओं का गान करता था। मैंने आपको बताया ना, वीर पुरुषों को मतलब गाथाओं का ज्ञान करना था। मुस्लिम काल में भी इस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। राजा के दरबार में भाट एवं चारण चारण रहा करते थे। देखिए भाट एवं चारण रहा, वो लोग क्या करते थे, सेना का उत्साह बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़ाना, ठीक है, अपने आश्रयदाता माने राजा का प्रशंसा करना, ठीक है, तथा जनता का मनोरंजन करना, प्राचीन काल के इतिहास का यही रूप प्रचलित था। मैंने आपको बताया कि जो भी दरबार में रहा करते थे, जैसे भाट चारण ये लोग रहा करते थे, कवि रहा करते थे, ठीक है, संगीतकार रहा करते थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, राजा की प्रशंसा या आश्रयदाता, जो आश्रयदाता कौन है, जो उसे आश्रय देता है, ठीक है, अपने जिनके दरबार में रहते हैं उन्हें ही आश्रयदाता यानी राजा की बात कर रहे थे, उनको क्या है बढ़ा चढ़ा के उनकी प्रशंसा करना। अब वो प्रशंसा कैसा है, झूठी प्रशंसा है, वो करना इनका काम होता था। तो प्राचीन काल में यही होता था। तो इतिहास की प्रकृति में हम लोग प्राचीन प्रारंभिक अवस्था में ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वैज्ञानिक युग की ओर लौटते हैं, मतलब वैज्ञानिक युग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए वैज्ञानिक युग में क्या करता था कि इसमें क्या है, मनुष्य का जो है नवीन चेतना का, उनको जिज्ञासा का जो है, जिज्ञासा तार्किक शक्ति का जो विकास हो चुका था। वो लोग क्या करते थे, अब ये सुनी सुनाई बातों पर वो लोग ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वो लोग क्या करते थे कि जो भी पुरातात्विक हो गया या वैज्ञानिक मत है उन्हीं पर वो लोग विश्वास करते थे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है समय बीतता है तो वैज्ञानिक युग आने से क्या होता है, मनुष्य में चेतना, जिज्ञासा, तार्किक शक्ति का विकास होता है। अब वो लोग वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरते हैं। 1970 में ऐतिहासिक महत्व में पुरातात्विक विभाग द्वारा संकलन किया जाने लगा। उनके आधार पर ही सत्य का खोजा गया। प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक तत्वों के अनुसार प्रमाणिक इतिहास लेखन का श्रेय जो है श्री स्टब्स, टी.एफ. टाउट, एस.आर. गार्डिनर इत्यादि विद्वान को जाता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप मानव जीवन में क्रियाकलापों के वैज्ञानिक अध्ययन तथा पृथ्वी पर मानव के प्रादुर्भाव से प्रारंभ हो जाता है। अतः हम कह सकते थे इतिहास का वर्तमान स्वरूप पृथ्वी पर मानव विकास के चरण पर आधारित अध्ययन है। तो देखिए हम लोगों ने जो प्रारंभिक अवस्था में प्राचीन काल के बारे में पढ़ा, और वैज्ञानिक युग में क्या होता है कि अब जो है मानव का जो है नवीन चेतना यानी कि सोचने समझने का जो है विकास अच्छी तरह से होने लगे। वे लोग क्या कि वैज्ञानिक मत को ज्यादा महत्व देने लगे। पुरातात्विक विभाग के द्वारा जो भी उत्खनन से सत्य पाए जाने वाले तथ्यों पर ही वो लोग विश्वास करते थे। इस तरह करके जो है मनुष्यों में नई चेतना का विकास होता है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा दिया हूँ। अब इतिहास कला के रूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए कला के रूप में पढ़ने से पहले इसको जानेंगे कि विज्ञान, देखिए विज्ञान और कला के रूप में ऐतिहासिक प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक पहले कि कला और विज्ञान दोनों का अर्थ समझे पश्चात हम यह निर्णय कर सकते हैं कि इतिहास कला है या विज्ञान। मैंने आपको कहा कि देखिए कि इतिहास क्या है, विज्ञान भी है, कला भी है। ठीक है, ठीक है। अब कोई बोलता है कि इतिहास, कोई बोल रहा है कि जो इतिहास विज्ञान है, कोई बोल रहा है इतिहास कला है। लेकिन आगे चल के हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या है, जो है विज्ञान भी है और कला है। माने इतिहास और कला दोनों का जो है संगम है।
ठीक है। इतिहास का विज्ञान और कला का संगम है, मतलब मिला हुआ चीज है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए इतिहास क्या है, देखिए इतिहास कला के रूप में, ठीक है, इतिहास कला के रूप में। अब देखिए इतिहास कला है, अब क्यों कला है, तो देखिए इतिहास में क्या है, देखिए विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान में जो है तथ्यों का जो है अस्थि पंजर पंजर ही प्रदान करता है। मतलब कहने का मतलब है कि विज्ञान क्या करेगा, जो भी उत्खनन के दौरान जो भी अवशेष प्राप्त होंगे उसका क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सत्यापन करेगा, ठीक है, अपना वैज्ञानिक मत प्रस्तुत करेगा। लेकिन कला क्या है, कला क्या है, कला जो है चित्रा जो है चित्रांकन प्रस्तुत करता है, ठीक है, ठीक है। भाषा इसका कैसा है, भाषा उसका कोई भाषा होगा, सरल रचना होगा, भाव प्रधान शैली होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि भीमबेटका की गुफा में है, क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, चित्र आकर्षण देखते हैं। माना चित्र आकर्षण का मतलब, कहने का मतलब है कि गुफाओं में देखिएगा चित्र बना हुआ था, वो चित्र के माध्यम से हम लोग देख करके पता लगा सकते हैं कि वो क्या भाव दर्शाना चाहता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए भाषा, तो कहने का मतलब भाषा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी अवशेष या लिपि प्राप्त हुई या भाषा प्राप्त हुआ उसको पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन भाषा लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे 6ठी शताब्दी यानी ऐतिहासिक युग का प्रारंभ होता है, तो उस समय पे जो इतिहास लेखन का प्रचलन प्रारंभ होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल है, इन सब के इतिहास का जो है पता हम लोग भाषा के माध्यम से लगा सकते हैं। और भाषा के माध्यम से जो है रोचक यानी मनोरंजन के तौर पर हम लोग है जो इतिहास को पढ़ेंगे, जिससे हमें बहुत मनोरंजन महसूस होगा और मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, इतिहास के प्रति हमें रुचि बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सरल रचना, देखिए सरल रचना अभी बहुत सारे जो उस टाइम पे इतिहास के जो भी घटना है उसको सरल रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम लोग आसानी से पढ़ते, जैसे ये बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी सरल रूप से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। कला, ठीक है, कला है, उस समय जो कला संस्कृति जो हुआ करते विद्यमान थी उसको आज के इतिहास से हम लोग जो है जो तुलना करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ने में हमें रुचि प्रदान होता है, मनोरंजन के तौर पे हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास एक कला है, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। उसके बाद देखिए तो ऐतिहासिक तथ्यों का कला सहायता से बिना सरल एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत ऐतिहासिक पाठक के लिए सुंदर एवं समझने योग्य बनाता है। वही चीज लिखा हुआ जो मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है, इसको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब एक एक लाइन करके मैं पढ़ाऊंगा तो वो दूसरा बात हो जाएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, टॉपिक आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतिहास का जो है वैज्ञानिक, अब इतिहास का जो है वैज्ञानिक स्वरूप, ठीक है। अब देखिए विज्ञान क्या है, इतिहास विज्ञान के रूप में स्वीकार करने से पूर्व हमें यह जानना है कि विज्ञान क्या है। अब देखिए विज्ञान इसलिए है, तो विज्ञान होता क्या है, विज्ञान में देखिए क्या होता है, अवलोकन किया जाता है। विज्ञान क्या है, विज्ञान में सबसे पहले तो विज्ञान को हम लोग क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हैं, ठीक है,